मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गनौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हमने फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल प्रारंभ किया है, जिसमें हमने अब तक भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र, भौतिक भूगोल के जो विशेष क्षेत्र उसमें किस तरीके से पूरा डिफाइन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और आज हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो महाद्वीप और महासागर हमें नजर आते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो महाद्वीप महासागर किस तरीके से बने होंगे। तो उसमें विभिन्न विद्वान हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसकी हमें विस्तृत चर्चा करनी है। इसके बावजूद भी हम इसकी चर्चा करेंगे, उसके बावजूद भी इसका एक परिचय के रूप में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत, अपने अपने विचार, अपने अपने चिंतन, अपने अपने शोध के आधार पर अलग अलग इसको परिभाषित करने का, अलग अलग परिकल्पनाओं के माध्यम से इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका परिचय यानी कि महाद्वीप और महासागर क्या है, उसका एक सामान्य परिचय इंट्रोड्यूस के रूप में करेंगे, जिस तरीके से यहाँ नजर आ रहा है सिद्धांत के आधार पर। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध किस तरीके से अक्षांश देशांतर, उसके एक सामान्य परिचय बात है। परिचय में प्रमुख सिद्धांत में हम बात करते हैं कि लार्ड वेग का मत क्या है, लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना क्या है, चतुष्फलक परिकल्पना क्या है, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के बारे में महाद्वीप और महासागरों की विस्तृत चर्चा की है। भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि महाद्वीप जो आज हमें विश्व के 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं और 5 महासागर दिखाई दे रहे हैं। क्या प्राचीन समय में वो एक आग का गोला था, या प्राचीन समय में सब एक पेंजिया के रूप में थे, किस तरीके से क्या है, वो पूरा अध्ययन हम इस महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या अत्यधिक जटिल तथा विवादास्पद है, तो महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति की समस्या कम जटिल नहीं है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भी हमारे सामने यही समस्या थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से, विभिन्न विद्वानों के आधार पर हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया था, अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और विभिन्न विद्वानों के साक्ष्यों के आधार पर। तो इसी तरीके से जिस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी हमारे सामने समस्या थी। तो उसी अनुरूप हमारे सामने ये भी समस्या है कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने होंगे, ये भी जटिल प्रक्रिया है, इसको समझने की। महाद्वीप एवं महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं तथा पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच भी माने जाते हैं। इनके विस्तार, उत्पत्ति और विकास के विषय में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। उन्हें प्रमाणित करने के लिए समुचित साक्ष्यों को उपस्थित करने के प्रयास भी किए हैं। इस समस्या के निदान के पूर्व जल थल के वितरण तथा महासागरों की तली का स्थायित्व नामक 2 मूलभूत समस्याओं को निराकरण करना अत्यावश्यक है। यानी कि जल और थल का वितरण, सबसे पहला तो जो निराकरण है वो जल और थल का वितरण क्या है, किस भाग में जली है और किस भाग में थली है, उसका निस्तारण करना। और नंबर 2 है महासागर तली का स्थायित्व। महासागर जो है, महासागरों की तली का उत्पत्ति का एक स्थायित्वकरण करना बहुत आवश्यक है। इन 2 चीजों पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे परिचय में, उसके बाद हम सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% भाग जल और 29.2% भाग पर स्थल आवृत है। यानी कि हमें सब विज्ञ हैं, आप सभी जानते भी हैं कि पृथ्वी का 70.8% जो भाग है वो जलीय है और 29.8% भाग जो है वो स्थलीय है। तो इस अनुरूप हम बात करते हैं कि इसमें अधिकांश भाग जो हमें वो जलीय दिखाई देता है, लेकिन न्यूनतम भाग जो है वो स्थलीय दिखाई देता है। ये वेरिएशन क्यों है, बात करते हैं। परंतु जल तथा स्थल का यह वितरण समान नहीं है। ग्लोब पर जल एवं थल के वितरण, वर्तमान वितरण के निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है। ये जो वितरण है वो असमान क्यों है, इसके पीछे हम बात करते हैं टू द पॉइंट। नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। वह समस्त स्थल भाग का 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रमुखता है, प्रधानता है, स्थल भाग सबसे ज्यादा है और 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कि 75% भाग जो है वो, जैसे कि मैं बताता हूं, स्थल भाग जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, इस भाग में
इस भाग में कितना है 75% भाग जो वो स्थलीय इस भाग में है। आगे हम बात करते हैं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। यदि पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया जाए और उत्तरी गोलार्ध का ध्रुव इंग्लिश चैनल में मान लिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल गोलार्ध होगा और इसी तरह यह दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुव न्यूजीलैंड के पास हो तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध होगा। इस प्रकार स्थल गोलार्ध में समस्त पृथ्वी का 83% स्थलीय भाग होगा और जल गोलार्ध में जल का 90.6% भाग सम्मिलित होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम इंग्लिश चैनल को उत्तरी ध्रुव मान लें तो उत्तरी गोलार्ध जो होगा वो स्थल भाग होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर स्थल भाग। और यहाँ न्यूजीलैंड को अगर दक्षिणी गोलार्ध मान लिया जाए, न्यूजीलैंड को अगर दक्षिणी ध्रुव मान लिया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध जो होगा वो पूरा जलीय गोलार्ध होगा। नंबर 2, महाद्वीपीय भाग लगभग त्रिभुज के आकार में फैला हुआ। महाद्वीपीय भाग जो है वो एक तरीके से त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। इसके आधार उत्तर में आर्कटिक सागर के सहारे हैं। उत्तर में आर्कटिक सागर जो है उसके आधार है यहाँ पर, और शीर्ष दक्षिण की ओर है, यानी कि अपेक्स जो है वो दक्षिण की ओर है। पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है, जिसका आधार आर्कटिक सागर तथा शीर्ष दक्षिण में केप हॉर्न में स्थित है। यदि इन दो महाद्वीपों को अलग अलग रूप में लिया जाए तब भी ये दो त्रिभुज बनाते हैं। इसी तरह यूरेशिया भी त्रिभुज का रूप धारण करते हैं, जिनका आधार उत्तर में आर्कटिक सागर के सहारे और शीर्ष भाग पूर्वी द्वीप समूह के पास है। अफ्रीका का आधार उत्तर में तथा शीर्ष उत्तरमाशा अंतरिक्ष में। अलग अलग रूप में भी सभी महाद्वीप त्रिभुजाकार हैं, जिनके आधार उत्तर में परंतु शीर्ष दक्षिण में है। यानी कि ये जो वेरिएशन नजर आ रहा है वो महाद्वीप मतलब आधार जो है वो उत्तर में है और कई बार शीर्ष जो है एपेक्स वो दक्षिण में है, तो कई बार आधार वो दक्षिण में और कई बार उत्तर में शीर्ष नजर आता है। तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नंबर 3, इसलिए जो महाद्वीप और महासागर का वितरण है वो अलग असमान क्यों है, उसके बारे में हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। नंबर 3, मोटे तौर पर महासागर भी त्रिभुजाकार है। स्थल भाग के विपरीत महासागरों का आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में पाए जाते हैं। आंध्र महासागर का आधार केप हॉर्न एवं उत्तरमाशा अंतरिक्ष के मध्य है तथा शीर्ष भाग ग्रीनलैंड के पूर्व में है और हिंद महासागर का शीर्ष बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के रूप में है। अब प्रशांत महासागर का शीर्ष एलिशन द्वीप के पास तथा आधार दक्षिण में है। नंबर 4, उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक जलभाग का विस्तार है, यानी कि उत्तरी ध्रुव में चतुर्दिक जलभाग का विस्तार है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार है। अब नंबर 5, धरातल पर जल तथा स्थल भाग एक दूसरे के विपरीत स्थित है, यानी कि धरातल पर जल और स्थल भाग का एक दूसरे के विपरीत स्थित है। धरातल पर 44.6% में सागर के विपरीत सागर की स्थिति है। धरातल पर 44.6% सागर के विपरीत सागर की स्थिति है तथा केवल 1.4% में स्थल के विपरीत स्थल मिलते हैं। स्थलीय भागों का लगभग 95% भाग सागर के विपरीत पीछे मिलता है। अपवाद के रूप में पेटागोनिया उत्तरी चीन के विपरीत स्थित है तथा पुर्तगाल एवं स्पेन के विपरीत न्यूजीलैंड की स्थिति है, परंतु इन अपवादों से उपयुक्त नियम को खास असर नहीं होता, क्योंकि ये जो वितरण बताया गया है वो एक तरीके से असमान है। अब समान वितरण के लिए जो प्रमुख सिद्धांत है उन सिद्धांतों पे हम जब चर्चा करते हैं तो इसके एक प्रकाशमान एक नया उदाहरण हमें देखने को मिलता है, नया सिद्धांत सामने आता है। तो प्रमुख सिद्धांतों पे हम बात करते हैं। नंबर 1, लॉर्ड केल्विन का मत। नंबर 2, लैम्बर्ट लव की परिकल्पना। नंबर 3, चतुष्फलक परिकल्पना। नंबर 4, टेलर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। नंबर 5, पेटर का महाद्वीप प्रवास सिद्धांत। नंबर 6, ग्रेट ब्रिटेन की सिद्धांत। इस सिद्धांतों के आधार पर हम बता पाएंगे कि किस तरीके से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तो प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो प्रमुख सिद्धांत
महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित किसी भी सिद्धांत की यथार्थता उपयुक्त जल थल के वितरण के तथ्यों के आधार पर बताई जा सकती है। यानी कि जल और थल का जो वितरण होगा उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि महाद्वीप और महासागरों में क्या वेरिएशन नजर आए होंगे। प्रशांत बेसिन तथा प्रशांत महासागर के द्वीप तोरण जटिल समस्या के रूप में हैं, जिनका निराकरण अब तक संभव नहीं हो सका। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर महाद्वीप एवं महासागरीय द्रोणी एवं द्वीप तरण की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण संभव हो गया है। उपयुक्त जल स्थल के वितरण को ध्यान में रखकर लोथियन ग्रीन ने अपना चतुष्फलक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, परंतु ग्रीन से पहले ही सोलास तथा केल्विन ने अपने मतों का प्रतिपादन किया था। अतः सर्वप्रथम उनके मतों की विवेचना संक्षिप्त रूपों में की जा रही है। नंबर 1, लॉर्ड केल्विन का मत। अब लॉर्ड केल्विन महोदय जो है वो अपने सिद्धांत में क्या बात बताते हैं वो अपने को समझना है। लॉर्ड केल्विन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति वायव्य कुंडलाकार निहारिका से हुई है, यानी कि गैसियस स्पिरल नेबुला। इस आधार पर पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था से वायव्य रूप में थी। अपेक्षित समय में पृथ्वी शीतल हो गई, जिससे उसके बाह्य चट्टानी धरातल का निर्माण हुआ। पृथ्वी के शीतल होते समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा उठ गया, ऊंचा रह गया, और कुछ नीचे भाग नीचे घस गया। इस प्रकार ऊपर स्थित स्थलीय भाग महाद्वीप बना और निचले भाग में सागर तली की जन्म हुआ। यानी कि पृथ्वी का निहारिका वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार इसका निर्माण हुआ। तो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में वायव्य रूप में थी। अपेक्षित समय में पृथ्वी जब शीतल हुई यानी कि ठंडी हुई, तो ठंडी होने के कारण उसमें संकुचन हुआ। अब संकुचन हुआ तो कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे धंस गया। इस प्रकार स्थित स्थलीय भाग महाद्वीप बना, यानी कि कुछ जो भाग ऊपर था वो महाद्वीप बन गया और निचले भाग में सागर तली यानी कि नीचे जो था वो महासागर बन गया। तदंतर वायुमंडलीय जलवाष्प से ये निचले भाग जल प्लावित होकर भर गए तथा वर्तमान महासागरों का निर्माण हुआ। यानी कि ऊपर उठा जब भाग निहारिका वायव्य परिकल्पना के अनुसार लॉर्ड केल्विन का मत जो है वो ये बताता है कि वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार गैस से हुई, और जो गैस था वो कुछ भाग ऊपर उठा होगा ऐसे और कुछ भाग नीचे रह गया होगा। तो जब जैसे नीचे वाला भाग था वो उससे महासागर बने और जो ऊपर वाला भाग था उससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस तरीके से बता रहे हैं लॉर्ड केल्विन का ये जो सिद्धांत है वो। अब नंबर इस सिद्धांत की आलोचना को, इस आलोचना के बारे में हम बात करते हैं कि लॉर्ड केल्विन की इस परिकल्पना को वर्तमान समय में लेश मात्र भी समर्थन प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अनेक गलत धारणाओं को जन्म देती है। जैसे नंबर 1 बात करते हैं हम, जैसे इस परिकल्पना के अनुसार महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर है। नंबर 2, उनकी स्थिति तथा आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु यह तथ्य महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के विपरीत है। इस परिकल्पना के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण एक निश्चित प्रणाली द्वारा हुआ माना गया है। परिणाम स्वरूप उनके वितरण तथा स्वरूप में एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात जल तथा स्थल दोनों गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी में समान वितरण होना चाहिए। प्राचीन काल में भूसंततियों यानी जियोसाइक्लिन्स थी जो गतिशील बलों मोबाइल फोर्सेस द्वारा प्रभावित होकर बलिक पर्वतों में बदल गई, परंतु इस परिकल्पना के अनुसार स्थल भाग अपने स्थान पर स्थिर रहे। अतः भूसंतति तथा पर्वत निर्माण की समस्याएं इस परिकल्पना द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती। इस तरह कुल मिलाकर यह परिकल्पना विद्वानों को मान्य नहीं है। इस वजह से इस परिकल्पना को हमने नकार दिया। नंबर 2 बात करते हैं हम लेफवर्थ और लव की परिकल्पना। लेफवर्थ और लव होते क्या कहते हैं उनके बारे में सुनते हैं। लेफवर्थ के अनुसार सागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के
लेपर्ड के अनुसार सागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया का होना बताया जा सकता है। लेपर्ड के अनुसार पृथ्वी से ऊष्मा का निरंतर ह्रास होता गया, जिस कारण पृथ्वी की पपड़ी में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण भूखंड पर वलन फॉल्ट का निर्माण हो गया। वलन का ऊपरी भाग अपनति एंटीस्लाइन स्थल भाग बन गया तथा निचला भाग अभिनति सैकलिन बन गया और सागर में परिवर्तित हो गया। यानी कि लेपर्ड तो ये मानते हैं कि भूसंगति के परिणाम स्वरूप जो क्रस्ट हुई, क्रस्ट के संकुचित प्रारंभ होगा। संकुचित यानी कि यही बताते हैं संकुचित प्रारंभ होगा, ऊपरी वाला भाग तो महाद्वीप और नीचे वाला भाग सागर तली भाग जली जो सागर तली बन गई, निचला भाग अभिनति सागर में परिवर्तित हो गया। लेपर्ड ने महाद्वीपों पर फैले हुए वलन तथा विभिन्न महासागरों की तली का अध्ययन करने के बाद उपयुक्त मत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार उत्तरी अमेरिका वलन की क्रिया से प्रभावित एक उभरा हुआ अपनतीय भाग ही है, जिसके दोनों किनारों पर अपनतीय भाग अब्लेशिव तथा रॉकिश स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। महाद्वीप का मध्यवर्ती निचला मैदानी भाग अभिनति के रूप में है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप तथा अफ्रीका के बीच आंध्र महासागर नीचे धंसा हुआ एक अभिनतीय भाग ही है, जिसमें किनारे पर गहरी घाटियां और बीच में चैलेंजर डॉल्फिन रीच एक उभरा हुआ भाग है। यह परिकल्पना भी दोष रहित नहीं है। यह मान लेना कि केवल तापीय ह्रास तथा संकुचन के कारण बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया घटित हुई न्याय संगत नहीं जान पड़ता। सागरीय तथा स्थलीय भागों पर स्वतंत्र वलन पर बड़े पैमाने पर पाया जाना प्रमाणित नहीं हो पाता। सन 1907 में लव नामक विद्वान ने लेपर्ड की उपयुक्त परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया तथा अपने मत की पुष्टि के लिए गणितीय सूत्रों का सहारा लिया। लव के अनुसार किसी भी वस्तु का ज्यामितीय केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र एक नहीं हुआ करता। पृथ्वी की केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण उसके धरातलीय भाग पर अनेक स्थानों पर उत्थान तथा धसाव हो गया। धसे भाग में जल के संचय के फलस्वरूप महासागरों का निर्माण हो गया। ऊंचे उठे भाग महाद्वीप के रूप में परिवर्तित हो गए और लव के अनुसार महाद्वीप महासागर के विपरीत दिशा में स्थित है, अर्थात सागर के पीछे स्थल तथा स्थल के पीछे सागर मिलते हैं। इस तरीके से लव महोदय ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। आगे हम बात करते हैं चतुष्फलक की परिकल्पना। चतुष्फलक की परिकल्पना यानी कि जो लेपर्ड और लार्ड केल्विन का मतलब वो भी सब ये बताते हैं कि महाद्वीप का निर्माण स्थल भाग में हुआ और जो थली है वो बदल पड़ गए। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, तो महाद्वीप का निर्माण जो उत्तरी भाग में और महासागर का भाग में दक्षिणी गोलार्ध में मानते हैं। आगे चतुष्फलक के सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में सुनते हैं। चतुष्फलक की सिद्धांत जो है वो ज्यामिति के आधार पर महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। इसमें इली डी ब्लूमार्ट की पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन परिकल्पना को इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास बताया जाता है, परंतु ज्यामितीय सिद्धांतों में लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक की परिकल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। यह परिकल्पना कुछ अवगुणों तथा अशुद्धियों को छोड़कर अधिकांश रूप में सागरों तथा स्थलीय भागों के वितरण, वर्तमान वितरण तथा उनकी उत्पत्ति के विषय में सही विवरण उपस्थित करती है। ग्रीन ने अपनी इस परिकल्पना का प्रतिपादन सागर तथा स्थल के वर्तमान वितरण को ध्यान में रखते हुए किया। उन्होंने निम्नलिखित तथ्यों को अपनी परिकल्पना द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की बहुलता है। स्थल तथा जल का त्रिभुज के रूप में पाया जाना। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय सागर के चतुर्दिक स्थल भाग का क्रमशः श्रृंखला या मेखला पाई जाती है, जबकि उत्तरी ध्रुव से घिरा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर स्थल भाग अंटार्कटिका महाद्वीप में व्याप्त है तथा इसके चारों ओर जल का प्रसार है। नंबर 4, महाद्वीप तथा महासागर एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। नंबर 5, प्रशांत महासागर का विस्तार अत्यधिक है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग घेरे हुए है। नंबर 6, प्रशांत महासागर चारों ओर से नवीन वलित पर्वतों का घिरा हुआ है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोथियन ग्रीन ने 1875 में अपना चतुष्फलकी सिद्धांत प्रस्तुत किया। समस्त सिद्धांत चतुष्फलकी की सामान्य विशेषताओं पर आधारित है। चतुष्फलक वह आकृति है जो कि
बराबर भुजाओं वाला चार त्रिभुजों जो कि सपाट तथा चपटे धरातल वाले होते हैं की बनी होती है। ग्रीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यामिति के इन दो तथ्यों के आधार पर किया। नंबर 1, ए स्फीयर यानी कि गोला वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। यानी कि स्फीयर वह आकृति है जिसका आयतन जो है वो धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। नंबर 2, एक चतुष्फल की वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा न्यूनतम होता है। अब अनेक दोनों में अलग अलग बात बताइए। अनेक प्रयोगों के बाद ग्रीन महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक स्फीयर के धरातल पर चारों ओर से समान दबाव डाला जाए तो स्फीयर चतुष्फलक के आकार में परिवर्तित हो जाएगा। इस सिद्धांत को ग्रीन ने पुनः पृथ्वी के ऊपर लागू किया, क्योंकि जब पृथ्वी की रचना हुई तो प्रारंभ में यह एक स्फीयर के रूप में थी। प्रारंभ में पृथ्वी अत्यंत तप्त थी और धीरे धीरे शीतल होने लगी। पृथ्वी की पपड़ी सबसे पहले शीतल हो गई, परंतु उसका आंतरिक भाग धीरे धीरे शीतल होता रहा। परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में अधिक संकुचन आने के कारण उसका आयतन अधिक घट गया, क्योंकि ऊपरी भाग शीतल तथा ठोस हो चुका था, अतः उसमें और अधिक सिकुड़न नहीं आ सकी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में अंतर आ गया। इस तरह शीतल होने तथा संकुचन के कारण पृथ्वी ऐसी अवस्था में आने लगी तथा आ रही है जिसका आयतन कम और क्षेत्रफल अधिक हो। इस तरह परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी और आंतरिक भाग में अंतर आ गया। इस तरह शीतल होने तथा संकुचन के कारण जिसका आयतन कम और क्षेत्रफल अधिक हो। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का आकार चतुष्फलक चार समत्रिबाहु त्रिभुजों वाली आकृति के रूप में आने लगा। फेयरबेयर ने भी प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि सिकुड़न पर एक गोलाकार आकृति चतुष्फलक चार फलक सपाट धरातल का रूप धारण कर लेगी। ग्रीन ने पुनः यह अनुमान किया है कि पृथ्वी अभी पूर्ण रूप से चतुष्फलक में परिवर्तित नहीं हो पाई, वरन जो जो ठंडी होती जा रही है चतुष्फलक की आकृति पूर्णता को प्राप्त करती जा रही है। पृथ्वी की बनावट में विभिन्नता के कारण चतुष्फलक विशुद्ध रूप में नहीं हो सकता, वरन उसमें असमानता होना स्वाभाविक है। एक विशुद्ध चतुष्फलक में सपाट भाग के विपरीत दिशा में कोने वाले भाग अथवा कोणात्मक भाग होते हैं। ये अधिक नुकीले होते हैं, परंतु पृथ्वी के विषय में शीर्ष अथवा कोणात्मक भाग नुकीला नहीं होता, वरन उत्तर तथा मोटा होता है। इन चपटे भागों पर जल तथा किनारे वाले भागों अथवा कोणात्मक भागों पर स्थल का निर्माण होता है। क्योंकि संकुचन के समय पृथ्वी के बाह्य तथा आंतरिक परतों के बीच अंतर आ गया था, इसलिए पृथ्वी के चतुष्फलक के रूप में आते समय गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ऊपरी परत नीचे वाली परत पर ध्वस्त होने लगी तथा बैठने लगी। दूसरे शब्दों में ऊपरी भूपटल निचले चतुष्फलक की आकृति पर बैठ गया। परिणाम स्वरूप सागर तथा स्थल भाग का निर्माण हुआ। अब चतुष्फलक रूपी पृथ्वी के चपटे चार भागों में चार महासागरों का निर्माण हुआ। इन पर जल की स्थिति इसलिए हुई कि ये सपाट भाग किनारे वाले भागों से अपेक्षाकृत नीचे थे। किनारे तथा कोने वाले भागों पर महाद्वीपों की रचना हुई। इस तथ्य को इस रूप में प्रमाणित किया जा सकता है कि यदि पृथ्वी के पानी के ग्लोब में चतुष्फलक को डुबाया जाए तो चपटे तथा सपाट भाग पर पानी शीघ्र आ जाएगा तथा किनारे वाले भाग जल के बाहर होंगे, जो कि साधारणतया तौर पर सागर तथा स्थल भाग की स्थिति बताते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार सागर तथा स्थल की वर्तमान वितरण पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। चतुष्फलक इस रूप में है कि इसका ऊपरी भाग चपटा और शेष तीन सपाट भाग दक्षिण में एक बिंदु पर मिलते हैं। इस प्रकार उत्तरी समतल अथवा सपाट भाग पर उत्तरी ध्रुव सागर है तथा शेष तीन चपटे भागों पर प्रशांत महासागर आंध्र से ऊपर उठे हुए चार कोणात्मक भागों के सहारे क्रमशः उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप में फैले हुए हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव के पास जल तथा दक्षिण ध्रुव के पास स्थल का होना प्रमाणित हो जाता है। अब महाद्वीपों की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है।
चार समत्रिबाहु त्रिभुजों में 4 मिलन बिंदु होंगे। दक्षिणी शीर्ष बिंदु को छोड़कर शेष 3 शीर्ष बिंदु उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये 3 प्राचीनतम स्थल स्थिर भूखंड लोरेशियन अथवा कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड अथवा पूर्वी साइबेरिया में स्थित अंगारा शील्ड को प्रदर्शित करते हैं। दक्षिणी शीर्ष भाग जो कि चतुष्फलक का प्रथम आधार पॉइंट है, वह अंटार्कटिक शील्ड द्वारा प्रदर्शित होती है। इन्हीं 4 शीर्ष बिंदुओं में स्थिर भूखंडों से विस्तृत होकर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उपयुक्त 3 उत्तरी शीर्ष के किनारे, यानी कि 3 शीर्ष किनारे 1 2 3, इन 3 किनारों उपयुक्त 3 शीर्ष किनारों के सहारे महाद्वीपों का विस्तार हुआ। सभी महाद्वीप भाग चतुष्फलक के किनारे हैं, यानी कि महाद्वीप जो है ये वाला ये सभी महाद्वीप जो है वो चतुष्फलक के किनारे पर स्थित है, जो कि दक्षिण की तरफ संग्रह होते जाते हैं। इस प्रकार महाद्वीपों का त्रिभुजाकार रूप में प्रमाणित हो जाता है। 4 सपाट भागों के सहारे महासागरों की स्थिति तथा किनारों के सहारे महाद्वीपों का होना जल थल की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति को प्रमाणित करता है। अब ग्रेगरी आधुनिक युग के इस परिकल्पना के प्रधान समर्थक हैं, परंतु इस परिकल्पना के मूल रूप में उन्होंने कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किया। ग्रेगरी के अनुसार संकुचन के कारण पृथ्वी में सिकुड़न आने से चतुष्फलक के लंबवत किनारे स्थिर रहेंगे, परंतु ऊपर वाले सपाट सतह को घेरने वाले 3 किनारे परिवर्तनशील रहेंगे। यह परिवर्तन कभी उत्तर तथा कभी दक्षिण दिशा में खिसकाव अथवा विस्तार के रूप में हुआ बताया गया, जिस कारण महाद्वीपों और महासागरों के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहा। फ्रैंक नामक विद्वान ने भी अपने मानचित्र में कैम्ब्रियन युग में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल तथा थल का पूर्ण विपरीत वितरण दिखाया। इस प्रकार ग्रेगरी तथा फ्रैंक के कुछ संशोधनों द्वारा ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना अधिक सार्थक बना दी जाती है। अब आलोचना हुई है, चतुष्फलक की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना की आलोचना हुई है। आलोचना के आधार पर ये बताया गया, यद्यपि चतुष्फलकीय परिकल्पना ने महासागरों तथा महाद्वीपों की कई समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है, फिर भी कुछ मूलभूत कठिनाइयों के कारण यह मत वर्तमान समय में मान्य नहीं है। इनके अनुसार चतुष्फलक रूपी पृथ्वी पर शीर्ष बिंदु पर रुकी हुई है। इस प्रकार एक शीर्ष बिंदु पर परिभ्रमण करती हुई चतुष्फलक के रूप में पृथ्वी पर संकुचन कदापि स्थापित नहीं हो सकता। दूसरे, पृथ्वी अपनी कीली पर इतनी तीव्र गति से परिभ्रमण करती है कि गोल भूमंडल चतुष्फलक के रूप में सिकुड़न में नहीं बदल सकता। इस प्रकार इस परिकल्पना का मूल आधार ही प्रमाणित नहीं हो पाता है। जो भी इस परिकल्पना से जल थल के वर्तमान वितरण को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है, जो इस तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया। यानी कि आलोचना में चतुष्फलक की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना में यह आलोचना हुई है कि अगर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण ऐसे हुआ होगा तो क्या आज हमें जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में एक तरीके से स्थल मंडल है और दक्षिणी गोलार्ध में जो जल मंडल है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट कहीं वितरण में असमानता नजर आती है, जिस वजह से इन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है कि लॉर्ड केल्विन का मत क्या है, लैम्बर्ट की परिकल्पना क्या है, चतुष्फलक परिकल्पना के अनुसार उन्होंने अपने व्यक्तियों के आधार पर अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि टेलर का महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत क्या है, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है और प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत के बारे में जब विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ, उसकी महासागर महाद्वीपों की तली का निर्माण कैसे हुआ, उच्चावच कैसे बने, और आगे और भी सिद्धांत पाएंगे। पॉवर का जो पर्वत निर्माण का सिद्धांत है और प्लेट टेक्टोनिक्स भूषण सिद्धांत है, जो भी है वो सिद्धांत आगे हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, एलबीएस गनोरा का यूट्यूब चैनल आप इस तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। आपने एलबीएस गनोरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से एलबीएस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन जुमल हो, आपका दिन शुभ रहे।